नमस्कार। आज के बौद्धिक सत्र का विषय है जाति व्यवस्था, जाति प्रथा। आज हम जाति प्रथा के विषय को लेकर, उसके भ्रांतियों को लेकर विस्तृत एक विवेचना प्रस्तुत करेंगे। मेरा ऐसा विश्वास है कि अगर आज की बात को आप लोग ढंग से समझने का प्रयास करेंगे तो जाति प्रथा के बारे में आपको बहुत सारी नई बातें समझने का मौका मिलेगा। जाति व्यवस्था भारत में चिरकालीन व्यवस्था है। यह व्यवस्था सर्वव्यापी है। ऐसा माना जाता है कि जाति व्यवस्था केवल भारत में है, तो ऐसा नहीं है। जाति व्यवस्था विश्व के लगभग सारे देशों में है। ऐसा भी माना जाता है कि जाति व्यवस्था केवल हिंदुओं में है। यह भी गलत बात है। जाति प्रथा जो है क्रिश्चियनों में भी है, मुस्लिमों में भी है, सिखों में भी है, जैनों में भी है। गुजरात के बोहरा मुस्लिमों के मस्जिद में अगर आम मुस्लिम अगर चला जाता है नमाज पढ़ने के लिए, तो वहाँ के लोग उसको ठीक नहीं मानते, वहाँ उसको शुद्धिकरण करते हैं, है ना। बिहार में मुस्लिमों के भीतर की 27 जातियों को अल्पसंख्यक का दर्जा मिला हुआ है। यह दो बातें यह दर्शाने के लिए है कि जाति उनके अंदर भी है ना। जाति व्यवस्था को लेकर दिक्कत क्या है, हमें आपको समझाया क्या गया है? हमें आपको यह समझाया गया है कि जाति व्यवस्था से समाज में छुआछूत पनपता है, समाज में ऊंच नीच का भेद पनपता है, गैर बराबरी होती है और एक वर्ग का वर्चस्व बनता है। ऐसा हमें आपको बताया गया है। चारों विषयों को मैं आपको धीरे धीरे बताने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले ये जानिए कि जाति व्यवस्था से लाभ किसको हुआ। ऐसा बताया जाता है कि जाति व्यवस्था का लाभ उच्च वर्ग के लोगों को हुआ और निम्न वर्ग के लोगों का शोषण हुआ। इतिहास को अगर बाकायदा ढंग से अगर पढ़ेंगे और सूक्ष्म निरीक्षण करेंगे तो पता चलेगा कि हिंदुस्तान पर 800 साल लगभग मुगलों ने राज किया और मुगलों के 800 साल तक सतत राज्य करने का एक ही कारण रहा कि उन्होंने इस बात को बाकायदा समझ लिया कि यहाँ के राजा महाराजाओं को ऊंच नीच का भेद दिखा के बड़े आसानी से बांटा जा सकता है। और उन्होंने इसी छल का प्रयोग किया। इसी छल के प्रयोग से हमारे हिंदुओं के ही एक वर्ग को उन्होंने अपने साथ जोड़कर और उन्हें ही आपस में लड़ाकर उन्होंने हम पर 800 सालों तक राज किया। यह ऐतिहासिक तथ्य है, इसमें कोई नई बात नहीं है। उसके बाद अंग्रेज आए। अंग्रेजों ने भी बिल्कुल इसी फार्मूला का इस्तेमाल किया। उन्होंने भी हमें आपस में लड़ाया और लड़ाकर हम पर 200 साल शासन किए। देश आज़ाद हो गया। स्थितियाँ बदलनी चाहिए थी, लेकिन क्या हुआ? कुछ नहीं बदला। यहाँ पे जो शासक फिर बने आज़ाद भारत में, वह भी जो है वैश्विक व्यवस्थाओं से जो है प्रेरित थे, वामपंथी विचारों से प्रेरित थे। उन्होंने भी इसी का लाभ उठाया। उन्होंने भी इसका लाभ उठाया। उन्होंने इसको और ज़्यादा हवा दी, इसको और ज़्यादा मजबूती दी। अगर कांग्रेस उस समय चाहती तो सरकारी दस्तावेजों से जाति और धर्म के उल्लेख को मिटा सकती थी, बंद करवा सकती थी, लेकिन सरकार ने उस समय ऐसा नहीं किया। सरकार ने उल्टा अल्पसंख्यक आयोग, आरक्षण आयोग बनाकर जाति का कॉलम स्पेशल जो है सरकारी व्यवस्थाओं में कराकर लोगों को जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए प्रेरित कर इस व्यवस्था को और सुदृढ़ किया और इसका लाभ उठाया, है ना। यह भी एक बिल्कुल स्थापित तथ्य है, इसमें भी कोई मेरी तरफ की जुड़ी हुई बात नहीं। अब आते हैं कि जाति वर्ग का लाभ किसको हुआ। तो मैंने आपको बता दिया कि भाई लाभ इसका जो है मुस्लिमों ने उठाया, शासकों ने उस समय के, उसके बाद अंग्रेजों ने उठाया, उसके बाद हमारे जो है तब की सरकारों ने उठाया, जिन्होंने इस चीज़ों को हवा दिया, मजबूती दिया बनिस्बत इसको मिटाने के। आज़ादी के बाद का हमारा जो प्रबुद्ध वर्ग था वह चाहता तो इन भ्रांतियों को मिटा सकता था, लेकिन चूंकि वह भी उसी मलाई के हिस्से थे जो मलाई सरकारें खा रही थी, उन्होंने भी इस चीज़ को, इसके सही तथ्यों को समाज में प्रसारित होने नहीं दिया। क्योंकि हम आप भी जो है उसी व्यवस्था के तहत अपने जीवन को लगाए रखे, इसलिए हम लोग भी उसके लाभ को कभी समझने का हमने प्रयास ही नहीं किया। इसके विपरीत हम लोगों ने क्या किया? हम लोगों ने जो है हमारी वैदिक परंपरा में जो वर्ण परंपरा है उसको जाति परंपरा से जोड़ दिया, जो कि बिल्कुल गलत है। वर्ण बिल्कुल अलग चीज़ है, जाति बिल्कुल अलग चीज़ है। कैसे अलग है, मैं इसके आपको 4 कारण बताता हूँ। वर्ण व्यवस्था जो है वह जन्म आधारित व्यवस्था नहीं है। वर्ण व्यवस्था जन्म आधारित नहीं, वर्ण व्यवस्था जो है आपके गुण और कर्म आधारित है।
अगर आपके गुण जो है ब्राह्मण के हैं तो आप ब्राह्मण हैं, अगर आपके कर्म गुण जो है ब्राह्मण के नहीं है तो आप ब्राह्मण नहीं है। ऐसा वेदों में बिल्कुल स्पष्ट 300 जगह लिखा हुआ है ना। तो ब्राह्मण व्यवस्था जो है वो जन्म आधारित नहीं, लेकिन जाति व्यवस्था जन्म आधारित है। ठीक है, एक कारण से जो है दोनों चीजें अलग हो गई। दूसरा कारण क्या है, वर्ण व्यवस्था जो है स्थापित व्यवस्था नहीं है, यह परिवर्तनीय है। यह परिवर्तनीय, इसका आप परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन जाति व्यवस्था परिवर्तनीय नहीं है। आपने जिस जाति में जन्म ले लिया वह जाति आपके साथ जीवन भर के लिए जुड़ जाएगी, उसको आप जो है मिटा नहीं सकते। बाबा साहब आम्बेडकर थे तो आज तक आम्बेडकर ही रहे। तीसरी बात है कि जातीय हमारे हिंदुस्तान में ही लगभग 30,000 जाति उपजातियां हैं। 30,000 जाति और उपजातियां हैं, जबकि वर्ण केवल 4 रहे। यह तीसरा कारण हुआ कि वर्ण और जाति अंतर है। चौथी चीज ये रहा कि वर्ण जो है एक बृहद समूह की एक सामाजिक कल्पना है, जिसके तहत समाज को भिन्न भिन्न व्यवसायों के साथ जोड़ा गया, लेकिन जाति व्यवस्था में इस तरीके की बातें नहीं है। यह 4 कारण इस बात को स्थापित करता है कि वर्ण और जाति एक दूसरे के समानार्थी नहीं है, एक दूसरे के समकक्ष नहीं है, दोनों चीजें बिल्कुल अलग है। और इसके तहत जो हमारे वेदों को, हमारी सनातन संस्कृति को जो लोगों ने उपेक्षित करने का प्रयास किया, वो वही लोग थे जिन लोगों ने 1000 साल तक हमको आपको बरगलाया और बरगला के हमारे पर उन्होंने शासन किया। इस एक व्यवस्था के तहत उन्होंने हमारी जो है सनातन परंपरा को कहीं ना कहीं कलंकित करने का प्रयास किया कि जो है जाति व्यवस्था वर्ण व्यवस्था से प्रेरित है, जबकि ऐसा कदापि नहीं। मैंने आपको 4 कारण बता दिए। अब आइए कि इसके लाभ क्या है, जो हम आप सोच ही नहीं पाते। जाति व्यवस्था का लाभ क्या है, पहले उसको जान लीजिए। जाति व्यवस्था के अंदर एक संस्कृति होती है, और उस संस्कृति से जनित जो एक संस्कार लोगों में पनपता है, वही व्यक्ति के जीवन को आकार देता है, तभी व्यक्ति का जीवन जाकर साकार होता है। अगर व्यक्ति के जीवन में अगर जाति व्यवस्था न हो तो व्यक्ति को पता ही नहीं चलेगा कि उसे किस रास्ते पे जाना है, किस मार्ग पे जाना है, कौन सा रास्ता उसको पकड़ना है। ठीक है ना। तो जाति व्यवस्था का लाभ सबसे ये रहा कि जाति व्यवस्था से व्यक्ति को उसके जन्म से ही इस बात का अंदाजा रहता है कि हमें हमारे जीवन को क्या आकार देना है, किस व्यवसाय में हमको जुड़ना है। जाति व्यवस्था व्यक्ति के जीवन को दिशा देता है, व्यक्ति के जीवन को लक्ष्य देता है, व्यक्ति के जीवन को पहचान भी देता है। आज मेरे नाम के आगे जो मेरी जाति लगा है, उस जाति से ही आप इस बात का आकलन बिल्कुल स्थापित तरीके से कर सकते हैं कि मैं कहाँ से हूँ, मेरा क्या चाल चरित्र हो सकता है, मेरी क्या पहचान हो सकती है, मेरे अंदर क्या कौशल हो सकता है, मैं क्या प्रवीणता रख सकता हूँ, मेरे अंदर क्या दुर्गुण हो सकता है। इसका आकलन आप मेरे जाति से कर सकते हैं। जाति व्यवस्था का लाभ है। तीसरी बात है कि आज भी वर्तमान समय में भी भारत में जो कामकाजी जो समुदाय है, उसका 2/3 कामकाजी समुदाय जो है इसी जाति व्यवस्था के तहत सृजित रोजगार से ही जो है रोजगारित है। अन्यथा वो जो है केवल पढ़ाई करके और एक रोजगार को पाना चाहे तो नहीं पा सकता, अपने जीवन को भर ही नहीं पाएगा। तो जाति व्यवस्था के जो मैंने आपको लगभग 6-7 लाभ बताए, इस लाभ से आपको अवगत होना चाहिए, इसको और विस्तृत तरीके से समझना चाहिए कि जो लाभ हमको जाति व्यवस्था के तहत मिल रहा है वह लाभ हम हमारी कल्पना के बिल्कुल आ ही नहीं सकता कि इसके बिना हम इस चीज़ को प्राप्त कर सकें। यह जाति व्यवस्था का लाभ है। जाति व्यवस्था के तहत सृजित समाज सामुदायिक व्यवस्था ही व्यक्ति के जीवन का आधार बनता है, जो व्यक्ति के जीवन को एक गति देता है। अब आते हैं जाति व्यवस्था के बारे में हमको गलत चीजें क्या बताई गई। बताया गया कि जाति व्यवस्था से सबसे पहला हमें बताया गया कि भाई इससे छुआछूत फैलती है, इससे जो है समाज में घृणा फैलती है, इसमें यह एक अमानवीय कृत्य है, जाति में छुआछूत नहीं होना चाहिए। इस बात को भी जरा बारीकी से समझने का प्रयास करिए। ज़्यादा नहीं, हम पिछले 100 साल के इतिहास को अगर देख लें तो हमारे यहाँ 1901 के आसपास, 1919 में जब कोरोना आया तो बहुत सारा इस बारे में अध्ययन आया था। उस दौरान कम से कम दर्जनों जानलेवा बीमारियां इस प्रकार की थी, जिसमें आप हैजा मान सकते हैं, चेचक मान सकते हैं, मलेरिया मान सकते हैं, टाइफाइड मान लीजिए, कोढ़ मान लीजिए, और रुमटी बुखार मान लीजिए, हेपेटाइटिस मान लीजिए, टाइफाइड मान लीजिए। इस तरीके के तमाम, अभी कोरोना आ गया, तमाम ऐसी बीमारियां थी जो बीमारियां बिल्कुल हमें इस बात के लिए प्रेरित करती थी, और ये हमारे जीवन को बचाने का एकमात्र तरीका था कि हमें छुआछूत को करना पड़ेगा, तभी हम अपने जीवन को बचा सकते हैं। तो और इस बात को और ऐसे समझिए कि 1919 में उसके आसपास में 7 प्रकार का हैजा फैला था हिंदुस्तान में, और 7 प्रकार के हैजा में 3 करोड़ 80 लाख लोग मात्र हिंदुस्तान में मारे गए थे।
गांव के गांव जो है हैजा और मलेरिया से साफ हो गए थे। तो ऐसी व्यवस्था, ऐसी उस समय की स्थितियों में अगर व्यक्ति जो है छुआछूत को अगर करना चाहे तो क्या यह जरूरी नहीं था? यह उस समय की आवश्यकता थी, ठीक है ना। अभी भी कोरोना जब आया तो कोरोना के लिए सारे डॉक्टरों ने, यहाँ तक कि सरकार ने जबरदस्ती डंडे मार के, लट्ठी मार के भी लोगों को जो है छुआछूत करने के लिए बाध्य किया कि नहीं, आप एक दूसरे को छूइए मत। क्यों कराया गया? क्योंकि ये हमारे जीवन के लिए आवश्यक था। तो यह चीज़ें जब थी उस समय इसकी आवश्यकता थी। उस कहानी को आज की कहानी से जोड़कर हमें आपको जो भ्रमित किया जाता है, इस बात को हमें आपको समझने की जरूरत है कि समयकालिक परिस्थिति के हिसाब से कोई चीज़ आवश्यकता होती है तब किया जाता है। अब आवश्यकता नहीं, हम नहीं कर रहे हैं। हम ट्रेन में जा रहे हैं, हम किसी के साथ थोड़ी ना कोई भेदभाव कर रहे हैं। हमारे साथ इतने सारे लोग बैठे हैं, हम लोग किसी के साथ तो नहीं भेदभाव कर रहे हैं ना। एक बात। दूसरी बात समझिए, हम अपने खुद के शरीर में, हम अगर अपने कान में उंगली डाल लें, अपने नाक में उंगली डाल लें, अपने मुंह में उंगली डाल लें, हम क्या करते हैं? हाथ धोते कि नहीं धोते? क्यों धोते हैं? हमारा ही शरीर है ना। कहीं ना कहीं में इस बात का आभास होता है कि कुछ ना कुछ गंदी चीज हमने उसको स्पर्श कर लिया है। तो कोई भी अगर समाज में ऐसी चीज है, जो चीज आपको लगता है कि नहीं यार ये चीजें हमारे मन में विकृति पैदा कर सकती है, तो आप उससे बचने का प्रयास करते हैं। छुआछूत भी वही एक तरीका है, बराबर है कि नहीं है? तो ये जो छुआछूत की बातों को जो जाति से जोड़ के देखा जाता है, इसका जाति से कोई लेना देना नहीं है। यह बिल्कुल बिल्कुल जो है स्थापित तरीके से मान के चलिए कि समय की आवश्यकता थी, और जो व्यक्ति स्वच्छता को देखना चाहता है वह व्यक्ति जो है उसका पालन करेगा। दो उदाहरण और आपको छोटे छोटे से दे दूं। आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर क्या करता है? हाथ में दास्ताने पहनता है, मुंह पे मास्क लगाता है। आप उससे भी कह सकते हैं कि भैया तुम छुआछूत कर रहे हो, हमको क्यों नहीं छू रहे हो? छुइए हाथ से। लेकिन वो क्यों कर रहा है? अपने आप को बचाने के लिए कर रहा है ना। हमारे यहाँ महिलाएं जो है महीने के 3-4-6 दिन हम उनसे भी दूरी बनाते हैं ना। किस लिए बनाते हैं? कि भाई वहाँ भी तो छुआछूत है ना, अपने आप को बचाने के लिए। ये जो प्रक्रिया जो छुआछूत वाली है, इसका जाति व्यवस्था से कोई लेना देना नहीं है। यह बिल्कुल बिल्कुल जो है एक शारीरिक स्वस्थ के हिसाब से जरूरी प्रक्रिया थी, जिसको बेवजह जो है जाति के साथ जोड़ के और हमें भ्रमित किया गया। अब आ जाइए बराबरी की बात। कहते हैं कि जाति व्यवस्था में जो है बराबरी, गैर बराबरी को जो है व्यवस्था दी गई। यह भी बात को समझने का प्रयास करिए। आपके घर में ही अगर आप 3 भाई 4 भाई, माता पिता 4 लोग हैं, तो क्या आपके पिताजी आपके माताजी चारों लोगों को एक समकक्ष देख पाते हैं? चारों लोगों में भेद होता है कि नहीं होता है? जो अधिक मेहनत करके आएगा उसको जो है अधिक खाना मिलेगा, जो ज़्यादा पैसे कमा के आएगा उसे थोड़ा ज़्यादा सम्मान मिलेगा, जो बालक होगा उसको ज़्यादा प्रेम मिलेगा, महिलाएं होंगी थोड़ा उनको ज़्यादा सिक्योरिटी मिलेगी। मिलती है कि नहीं मिलती है? इसी तरीके से हमारी व्यवस्था में भी जो ज़्यादा संपन्न होगा, जो ज़्यादा काबिल होगा उसको थोड़ा महत्व दिया जाएगा, जो कम होगा उसको कम दिया जाएगा। तो यह भी जानने की जरूरत है कि यह एक सामाजिक व्यवस्था है, और इस व्यवस्था को हमने आपने नहीं बन पाया है। यह नैसर्गिक व्यवस्था है, अपने आप ही बन जाएगा। इस व्यवस्था को भी जो है जाति व्यवस्था से जोड़ने का हम लोग भूल करते हैं, और यह बड़ी गलती है। यह जाति व्यवस्था से निर्मित व्यवस्था नहीं है, यह जो है एक तरीके की सामाजिक व्यवस्था है, सामाजिक जनित व्यवस्था है। अपने आप ही समाज में आएगी और कभी मिटने वाली नहीं है। हमारे आपके चरित्र में यह चीज़ है, इसके बिना जीवन यापन हम नहीं कर सकते। तीसरी बात आइए, तीसरी बात कहा जाता है कि नहीं जो है इसमें गैर जो है ऊंच नीच का भेदभाव ज़्यादा है। अब ये भी समझने का प्रयास करिए, आम का फल मीठा क्यों होता है, नीम का फल तीखा क्यों होता है? वर्षा को ऋतुओं की रानी क्यों कहा जाता है, और पतझड़ को निरस्ता का प्रतीक क्यों माना जाता है? बताइए। ये तो प्रकृति ने ही इस चीजों में भेद पैदा किया है ना। यह प्रकृतिजन्य व्यवस्था है ना। एक व्यक्ति छोटा होगा, एक व्यक्ति बड़ा होगा, हाथ की 5 उंगलियां जो है एक जैसी बराबर नहीं होगी, असमानता तो होगी ना। तो असमानता तो प्रकृति की देन है। तो अगर हम 10 लोगों में अगर असमानता है, कोई तेज निकल रहा है, कोई स्लो निकल रहा है, कोई कुछ निकल रहा है, तो इसको जाति व्यवस्था से जोड़ने की क्या जरूरत है? यह भी एक प्रकृतिजन्य व्यवस्था है। तो मैंने आपको 3 बातें बताने का प्रयास किया। छुआछूत जाति से कोई लेना देना नहीं है, ऊंच नीच जाति से कोई लेना देना नहीं है, असमानता जाति से कोई लेना देना नहीं। यह सब जो है प्रकृतिजन्य व्यवस्था है, और इसके बिना जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। इसको बेवजह हमें आपको गुमराह करने के लिए बताया जाता है। अब आइए, एक और गलत धारणा समाज में पैदा की जाती है। ये सारी कुव्यवस्थाओं का खलनायक ब्राह्मणों को बनाया जाता है कि भाई ब्राह्मणों ने ये सारी व्यवस्थाओं को बनाया, उसकी वजह से समाज बटा पड़ा है। अब आप मुझे बताइए कि अगर मैंने बम बनाया है, और बम बनाया है अपनी सुरक्षा के लिए, तो बम पे मैं खुद ही बैठूंगा क्या? आप लोगों को जान के आश्चर्य लगेगा, 1901 में जो जाति जनगणना हुई थी, उसके बाद में
मनुस्मृति के ऊपर जो है पीएचडी किया गया। एक खड़े करके कही थे, उन्होंने एक बहुत बढ़िया आर्टिकल लिखा है और उन्होंने ये कहा कि ब्राह्मणों के भीतर 800 उपजातियां हैं, 800 प्रकार के ब्राह्मण हैं, 3000 प्रकार के इनके अंदर उपजातियां हैं। ब्राह्मणों में भी इतना भेद है। आप सभी लोग जानते हो कि एक ब्राह्मण दूसरे ब्राह्मण के साथ पंक्ति में खाना खाने में परहेज करता है कि नहीं? ब्राह्मणों में भी, शादियों में भी एक दूसरे के साथ भेद माना जाता है। तो मैं यह बताने का प्रयास कर रहा हूं कि अगर ब्राह्मणों के अंदर भी इस तरीके का भेद है, तो इसका मतलब इस बात को मानिए कि कम से कम इस व्यवस्था को ब्राह्मणों ने तो जनित नहीं किया। अगर ब्राह्मणों ने जनित किया होता तो कम से कम खुद तो इकट्ठे रहते, तो खुद भी ब्राह्मण इकट्ठे नहीं है। तो आपको यह जानने की जरूरत है कि इस व्यवस्था का कारण केवल ब्राह्मणों को बताने की आवश्यकता नहीं है, ब्राह्मणों का इससे कोई लेना देना नहीं है। यह व्यवस्था स्वजनित व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था है और समय काल परिस्थिति के हिसाब से चलती है। ब्राह्मणों में भी भेद है, सभी में भेद है और भेद बिल्कुल होना